नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका एक सुरंग में फंस जाती है और जिसमें बहुत सारी सी जहरीली गैस भी फैल जाती है और उस सुरंग में ही एक ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में सभी के चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी क्योंकि राजलक्ष्मी को अभी तक इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ पर राजलक्ष्मी की तबीयत बहुत ही खराब थी। अभी तक हॉस्पिटल में यहाँ पर दादी माँ और आयशा मारवा भी पहुँच चुकी थी क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पर राजलक्ष्मी को एडमिट कराया गया है तो वो अपनी सभी परेशानियों को भूलकर सबसे पहले मारवा हाउस के दुख सुख में यहाँ पर साथ खड़ी होने के लिए आ चुकी थी अभी तक, क्योंकि यहाँ पर दादी माँ और आयशा मारवा अच्छे से जानती थी कि अनिका के एब्सेंस में अब उन्हें ही वहाँ पर गुलेरिया परिवार के साथ होगा, क्योंकि उन दोनों को पता था कि ना तो अनिका वहाँ पर पहुँची है और ना ही रोहित, क्योंकि रोहित तो अनिका को ही ढूंढने में गया हुआ है और अनिका का तो अभी तक कुछ अता पता भी नहीं था। अभी इसीलिए इन दोनों ने ही अनिका की यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी करना सही समझा। अभी तक राजलक्ष्मी को अंदर ले गए थे, लेकर जाए हुए 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था, लेकिन अभी तक डॉक्टर का कोई भी जवाब नहीं आया था। यहाँ पर सभी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। बीच बीच में यहाँ पर राजलक्ष्मी के वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से नर्स कुछ लेने के लिए तेज़ी से बाहर निकलती है और उतनी ही तेज़ी से अब वो अंदर भी चली जाती है। यहाँ पर कितने ही बार यहाँ पर गुलेरिया परिवार के हर सदस्य ने बार बार उन नर्स से पूछना चाहा कि आखिर चल क्या रहा है, कि राजलक्ष्मी की तबीयत कैसी है, क्या हुआ है, क्या कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल है, लेकिन वो नर्स सबके रोकने पर भी कुछ नहीं कहती और वो कहती हैं कि प्लीज़ हमें अपना काम करने दीजिए। अब नंदिनी और श्रेया भी नर्स से कई बार पूछने की कोशिश करती है लेकिन कि राजलक्ष्मी की हालत कैसी है, क्या राजलक्ष्मी और दोनों बच्चे ठीक हैं, लेकिन इस बार भी नर्स ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर श्रेया और नंदिनी दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाती है। अब नंदिनी श्रेया से कहती है, श्रेया पता नहीं राजलक्ष्मी की ये पहली डिलीवरी है, पता नहीं, और ऐसे में मयूर भी उसके साथ नहीं है, पता नहीं। आज हमेशा तो मयूर जब राजलक्ष्मी के साथ रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज यहाँ पर मयूर भी नहीं है। अब पता नहीं बेचारी राजलक्ष्मी को कैसा फील हो रहा होगा। यहाँ पर राजलक्ष्मी की तबीयत को लेकर सभी ही परेशान थे। अब सभी की धड़कनें भी तेज हो गई थी। एक तो जब करण गुलेरिया को आकाश से पता चला था कि अनिका पिछले दिन से ही गायब है, तभी से ही करण कुछ ज़्यादा ही परेशान थे और अब जब राजलक्ष्मी के बारे में भी डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे तो यहाँ पर करण गुलेरिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है। करण गुलेरिया यहाँ पर डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे, वो ओटी के बाहर ऐसे ही वेट कर रहे थे, तभी उन्हें एकदम से चक्कर आया और वो गिरने को हुए। वो तो उनके पीछे वहाँ पर आकाश खड़े हुए थे, तो आकाश ने वहाँ पर जल्दी से करण गुलेरिया को पीछे से पकड़ लिया और उन्हें ले जाकर एक बेंच पर बिठा दिया। आकाश ने जब करण को ऐसे चिंता में देखा तो उसने उनकी तरफ देखते हुए उनको एक तरफ बिठाते हुए वो आकाश ने तुरंत ही करण गुलेरिया से कहा कि पापा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, यहाँ पर हम सब हैं ना, हमें ऐसे टाइम में हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर वो आप ही ऐसे हिम्मत हारने लगे तो आप तो इस घर के सबसे बड़े हैं, तो हम सब का क्या होगा। हमें ऐसे मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हालांकि करण गुलेरिया यहाँ पर अच्छे से जानते थे कि आकाश यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, लेकिन करण गुलेरिया के भी बस में अब कोई बात नहीं थी, क्योंकि करण गुलेरिया को जब से अनिका के बारे में पता चला था तब तक ही उनके मन में न जाने कितने ही अच्छे बुरे ख्याल आ रहे थे जो वो किसी को बयां भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर करण गुलेरिया के पास उसके खोने के लिए कुछ भी नहीं था अनिका के सिवाय, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को तो वो पहले खो ही चुके थे और अब उनके निशाने अब अनिका को वो अब नहीं खोना चाहते थे। अब आकाश करण गुलेरिया को समझाते हुए कहते हैं, पापा प्लीज़ आप थोड़ा शांत रहिए, आपकी मेडिसिन कहाँ है। तभी करण गुलेरिया अपनी पॉकेट की तरफ इशारा करते हैं। तभी आकाश गुलेरिया उस करण गुलेरिया की जेब में से वे 2 गोली निकालते हैं और उन्हें दे देती हैं। ये वही गोली थी जो उनके दिमाग को जल्दी से शांत करती है, जिसके अंदर जाते ही एक बार फिर से मानो करण को ताजगी का एहसास होने लगा और उनकी चिंता कुछ पल के लिए मानो दूर हो गई थी। वही जंगल के उस घर में अनिका उस सुरंग में बेहोश पड़ी हुई थी। अनिका के सिर से लगातार खून बह रहा था,
जब अनिका बेहोश हुई थी तो उसी टाइम सुरंग के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा। जैसे ही उसके इतने अनिका उसके बहुत ही नज़दीक थी, उसकी वजह से अनिका के सिर पर उस सिर पर गहरी चोट आई थी। एक तो पहले ही अनिका की बॉडी में जहरीली गैस हद से ज़्यादा जा चुकी थी और अब ऊपर से अनिका के सिर पर भी वो उसे पत्थर की चोट लग चुकी थी, इसलिए अनिका को अब वहाँ पर बेहोशी सी महसूस होने लगी थी। अब अनिका को वहाँ पर बेहोश हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरी खाई में गिरती जा रही है जिसमें रोशनी का कोई भी नामो निशान नहीं था। अनिका वहाँ पर किसी को तलाशने की कोशिश कर रही है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। अनिका वहाँ पर खुद को बचाने की कितनी ही कोशिश कर रही थी लेकिन वहाँ पर ये सब हरकतें सिर्फ अनिका के दिमाग में ही चल रही थी। अनिका तो वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। बेहोशी की हालत में भी अब अनिका की आंखों के कोनों से की साइड से अब पानी बहने लग जाता है। उसे अब रोहित और अपने बच्चों के साथ बिताए हुए हर एक पल बारी बारी से उसे के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन हर बीतते सेकंड के साथ मानो जैसे वो इन यादों की तस्वीर धुंधली होती जा रही थी और अनिका जैसे किसी अंधेरी खाई में गिरती ही जा रही थी। अनिका यहाँ पर अंधेरी खाई में गिर रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि एक साइड पर उसके तीनों बच्चे खड़े हैं और एक साइड पर रोहित मारवा खड़े हैं। वो अनिका का हाथ पकड़ने के लिए वो चारों ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले अनिका उनका हाथ पकड़ भी पाए अनिका उनसे दूर होती जा रही है। वो अनिका वो के लिए चिल्ला रहे हैं और इधर से अनिका भी गिरते हुए अपने तीनों बच्चों और रोहित के बारे में चिल्ला रही है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। फिर एक पल के लिए भी ऐसा आया जब वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा छा गया था। अब अनिका जैसे चीखना चाहती थी कि उसकी आवाज़ मानो उस अंधेरे में कहीं खो सी गई थी। उसकी आवाज़ अब उस अंधेरी खाई से बाहर भी नहीं जा रही थी। अब अनिका की हिम्मत टूट चुकी थी क्योंकि अब इस अंधेरी खाई में ना तो अनिका को अपने बच्चों की शक्लें दिख रही थी और ना ही यहाँ पर उसे रोहित की शक्ल दिख रही थी। तभी मानो उस अंधेरी खाई में कि कहीं से एक ऐसी रोशनी आई जिस रोशनी के उस पार खड़े थे तीन मुस्कुराते हुए चेहरे। उन चेहरों को देखकर अनिका एक पल के लिए हैरान हो जाती है क्योंकि अनिका को तो इतनी गहराई खाई में गिरने के बाद अब अंदाजा भी नहीं होता था कि ये तीन चेहरे कौन है। और इन्हीं चेहरों के बीच में एक हाथ निकल कर अब बाहर आता है और अनिका की तरफ मानो मदद के लिए उस हाथ को बढ़ा रहा है। यह हाथ कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवाही का ही था। अनिका अब एक बार फिर से गहरी सांस लेती है और एक झटके के साथ ही अब यहाँ पर अनिका की आंखें खुल जाती है। अब अनिका को महसूस होता है कि अब अनिका को महसूस होता है ये उसके दिमाग की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि अब अनिका बेहोश हो चुकी थी। लेकिन अब उस हाथ की वजह से अनिका एकदम से अपने होश में आती है। अब अनिका अपनी आधी खुली हुई आंखों से देखती है, उसके सामने वही हाथ उसकी मदद के लिए है जो अभी उस खाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अनिका जो अभी अपने दिमाग में उस गहराई में डूबी हुई जो भी कुछ सोच रही थी वही उसके साथ एक्चुअल में हो रहा था। अभी तक यहाँ पर रोहित भी पहुंच चुका था और यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि रोहित मारवा का ही था। अनिका यहाँ पर रोहित मारवा को देखकर एकदम से अनिका के मन को बहुत ही शांति होती है। हालांकि यहाँ पर अनिका के सिर पर कुछ ज़्यादा ही चोट लगी थी, इसलिए वो अपनी खुशी को ज़्यादा व्यक्त तो नहीं कर पाती। अब वो वैसे ही उस सुरंग के मुँह पर पत्थर गिरने की वजह से अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। यहाँ स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम और मयूर और उसके साथी लोगों ने जैसे ही सुरंग के दरवाजे को पूरी तरह ब्लॉक होने से रोक रखा था, लेकिन पत्थर का वजन इतना ज़्यादा था कि अब उनसे इसे संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। रोहित भी काफ़ी देर से अपने एक हाथ की मदद से अनिका को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिका को यहाँ पर होश ही नहीं आ रहा था। अनिका भी अब यहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश करने वाली थी, लेकिन अब उसके अंदर इतनी वीकनेस आ चुकी थी कि अब वो अपने ही आप से फाइट नहीं कर पा रही थी। एक तो उसकी बॉडी में जहर काफ़ी मात्रा में फैल चुका था और दूसरा उसके सिर पर कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई थी। लेकिन जब रोहित ने अनिका को ऐसे देखा तो अब रोहित भी काफ़ी परेशान हो गया। लेकिन यहाँ पर बेचारा रोहित करता भी तो क्या करता। अनिका की बॉडी में कोई भी हलचल ना होने की वजह से यहाँ पर रोहित बहुत ही परेशान हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सुरंग का रास्ता पूरी तरह से बंद था। बस उसमें थोड़ी सी जगह बची हुई थी जिसमें सिर्फ रोहित का हाथ जा रहा था। रोहित के एक हाथ ने अनिका के हाथ को पकड़ा हुआ था और अनिका को ऐसे मूर्छित अवस्था में देखकर अब रोहित घबरा जाता है। रोहित को एक पल के लिए लगता है जैसे उसने अनिका को खो दिया है।
लेकिन अब जब उसने अनिका के शरीर में एक हल्की सी हलचल महसूस की तो अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अनिका को वहाँ से निकालने के लिए न जाने कितने ही प्रयास किए। अनिका को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश की, क्योंकि लेकिन वहाँ पर तो वो पत्थर अड़ा हुआ था, इसलिए उसको बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अभी रोहित वहाँ पर जो जिस चौपर से रोहित बैठ कर आया था, वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब उसके सारे स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम और यहाँ पर मयूर गुलेरिया की टीम वो सब उस पत्थर को भी सरकाने लग जाते हैं। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो अब वो वहाँ पर किसी एक रस्सी का इंतजाम करके अब उस रस्सी को उस पत्थर पर बांध के अब वो वहाँ पर चोपर को चलाना शुरू करते हैं। जब वो चोपर थोड़ा सा हिलता है तो अब उस पत्थर भी थोड़ा थोड़ा सरकना शुरू हो जाता है, जिससे अब सभी के मन में एक होप जागती है कि शायद अब अनिका को यहाँ से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे ताकि वो इस पत्थर को हटाकर जल्द से जल्द अनिका को बचा लें। रोहित ने यहाँ पर अनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया था। जब सबने देखा कि अनिका भी अब बाहर आने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी शरीर में मूवमेंट बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ही थी, लेकिन जितनी भी उसके अंदर हिम्मत बची हुई थी, अनिका भी अपना भरपूर प्रयास कर रही थी वहाँ से बाहर निकलने का। जैसे ही वो पत्थर थोड़ा सा सरकने को हुआ कि तभी वो इतनी मोटी रस्सी जो उस पत्थर पर बांध कर है उस चोपर से खींची जा रही थी, वो एकदम से टूट चुकी थी। इसलिए अब यहाँ पर उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन अभी चोपर से उस पत्थर को खींचकर उसमें इतना रास्ता हो गया था कि उसमें से एक इंसान आराम से निकल सकता था। लेकिन अब वो पत्थर भी वापस पीछे की तरफ सरक रहा था, क्योंकि वो पत्थर वहाँ पर एक ढलान पर था। अब जैसे ही उन लोगों ने उस पत्थर को वापस अपनी ही जगह पर जाते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एकदम से उदासी आ गई। लेकिन यहाँ पर अब रोहित कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए रोहित ने एकदम से अपनी पूरी ही टीम को, यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम और मयूर की टीम, सभी को ही उसने एकदम से इशारा किया कि सब एक साथ 1 2 3 करते ही जोर लगाएंगे, जिससे ये पत्थर वापस पीछे नहीं जाएगा और हम अनिका को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। रोहित के कहे के अनुसार अब स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे लोग, मयूर और मयूर की वहाँ पर पूरी ही सिक्योरिटी टीम अब एकदम से रोहित के 1 2 3 कहते ही उस पत्थर पे एकदम से जोर से उसको अपोजिट डायरेक्शन में हिलाते हैं, जिससे वो पत्थर थोड़ा सा हिलता है। और उसी दौरान यहाँ पर रोहित अनिका का हाथ पकड़कर उसे एक ही दम में बाहर खींच लेता है। अब अनिका यहाँ उस सुरंग से बाहर आ चुकी थी तो सभी ने एक साथ चैन की सांस ली और तभी उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि वो बड़ा सा पत्थर अब फिसल गया था और वहाँ पर अनिका को वहाँ से निकालने में और कुछ अगर सेकंड लग जाती तो उस सुरंग का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता, जिसके बाद अनिका को वहाँ से निकाल पाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग अनिका को वहाँ से तो बचा चुके थे, वो सुरंग फिर से बंद हो चुकी थी। अब अनिका को सुरंग से बाहर आया हुआ देखकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। लेकिन इससे पहले कि उनकी मुस्कान पूरी तरह से उनके चेहरे पर फैल भी पाती, तभी उन्होंने देखा कि अनिका के सिर पर बहुत ही गहरी चोट हुई है। ये चोट इतनी गहरी आई थी कि इसमें से बहुत ही खून बह रहा था और इस खून का रुक पाना भी नामुमकिन लग रहा था। अब रोहित ने अनिका को अपनी गोद में उठाया, क्योंकि रोहित ने देखा कि अनिका यहाँ पर चलने में असमर्थ नहीं थी। अनिका के शरीर में बस हल्की फुल्की ही अब हलचल बची हुई थी और वो एक निर्जीव प्राणी की तरह पड़ी हुई थी। अनिका ने एक बार फिर अपनी हल्की हल्की आंखों को खोलते हुए रोहित को देखा और फिर अनिका यहाँ पर पूरी तरह से मूर्छित हो जाती है। अब अनिका के ऐसे बेहोश होते ही एक पल के लिए तो रोहित घबरा जाता है। रोहित के दिमाग में ना जाने क्या क्या चलने लग जाता है। रोहित यहाँ पर सोचता है कहीं अनिका उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं चली गई। अब यहाँ पर रोहित पता नहीं किन किन ख्यालों में खो जाता है। अनिका को बेहोश होते हुए देखकर रोहित इतना घबरा गया कि अब उसे कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची थी। वो बस बार बार अनिका को उठाने की कोशिश करने लगा। रोहित अब बार बार अनिका के चेहरे को अपने हाथों से छेड़ रहा और उसे यही कह रहा, अनिका उठो, अनिका उठो, अनिका तुम ऐसे नहीं कर सकती, अनिका तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, अनिका उठो, तुम्हें उठना ही होगा। लेकिन यहाँ पर अनिका पूरी तरह से मूर्छित हो चुकी थी और अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ऐसे में अनिका को कैसे बचाया जाए। लेकिन मानो जैसे अनिका में तो जान ही नहीं बची हो। रोहित का इतना विलाप करने के बाद भी अब अनिका के शरीर में अब कोई भी हलचल नहीं थी। अनिका बेजान से रोहित की बाहों में ही पड़ी हुई थी। अनिका की ऐसी हालत देख कर रोहित को
को बिना पता चले ही रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे थे। हालांकि रोहित को तो इसके बारे में अंदाजा नहीं था, लेकिन वहां पर सभी लोगों ने रोहित की आंखों में ये आंसू देख लिए थे और उसका अनिका के लिए ये प्यार भी। वैसे अनिका की ऐसी हालत देखकर किसी का भी हाल ठीक नहीं था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ और कितनी जल्दी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर वो लोग कुछ भी कर भी तो नहीं सकते थे। अब वो ये समझने की ही कोशिश कर रहे थे कि वो अब क्या करें। यहाँ पर आसपास सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ जंगल और समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अनिका को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाना जरूरी था, क्योंकि अनिका के वो शरीर के अंदर इतना जहर फैल चुका था कि उसे जल्द से जल्द एक डॉक्टर की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ समुंदर ही फैला हुआ था, और अगर अनिका को हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ी भी देरी होती तो अनिका को कुछ भी हो सकता था। अनिका की अब ऐसी हालत देखकर रोहित पूरी तरह से अपने होश खो बैठा था। रोहित को यहाँ पर कोई भी सुध बुध नहीं थी। अब उसके दिमाग ने भी बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पर अनिका का शरीर एक बेजान सा पड़ा था, और उसके साथ ही अब रोहित को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के भी शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं हो। वो उसकी आंखें तो खुली हुई थी, उसका शरीर तो वहीं पर दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल इसी तरह हो चुका था। उसका मन बिल्कुल ही सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो बस अनिका को अपनी बाहों में पकड़े हुए उसकी अपनी आंखों से आंसू बहाए ही जा रहा था। जी, ये हाल देखकर अब कहीं ना कहीं भूमिका से भी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब भूमिका बड़ी ही हिम्मत करके तब रोहित के पास आती है। वो रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, रोहित संभालो अपने आप को, अनिका को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर भूमिका ने जब रोहित के कंधे पर हाथ रखा तो अब रोहित एकदम से रोहित को एकदम से होश में आता है। अब रोहित देखता है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब रोहित यहाँ पर खुद को कमजोर तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि आखिर था तो वो रोहित मारवां, एक बिजनेस टाइकून जिसके सामने शायद कोई भी ना टिक पाए। लेकिन यहाँ पर रोहित अब अपनी इमोशंस को संभालते हुए अब हिम्मत से काम लेता है। तब ये भूमिका कहती है, रोहित अनिका को कुछ भी नहीं होगा, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, लेकिन हम अनिका को कुछ भी नहीं होने देंगे। यहाँ पर भूमिका की ये बात सुनकर अब रोहित के मन में एक तसल्ली होती है, और वो भी अपनी गर्दन हाँ में मिलाता है। तभी रोहित के कानों में लगे हुए ब्लूटूथ से अब एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ये आवाज़ स्वाति मल्होत्रा की ही थी। स्वाति मल्होत्रा ने रोहित से कहा, रोहित खुद को संभालो और अनिका को हेलीकॉप्टर में जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाओ। दरअसल वापस जाने से पहले ही स्वाति मल्होत्रा ने वो हेलीकॉप्टर रोहित को ही दे दिया था, जिसमें रोहित और स्वाति एक साथ अनिका को ढूंढने आने वाले थे। लेकिन फिर बाद में ही स्वाति यहाँ नहीं आई थी और रोहित चिराग के साथ यहाँ पर आ गया था। उस हेलीकॉप्टर को स्वाति मल्होत्रा अपने किले से ही कंट्रोल कर रही थी, और इसके चारों तरफ लगे कैमरा से स्वाति यहाँ का सारा नज़ारा देख पा रही थी। स्वाति को यहाँ पर एक एक पल की खबर हो रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हालांकि स्वाति मल्होत्रा यहाँ से बहुत ही दूर थी, लेकिन ये सब देखकर स्वाति की आंखों से भी पानी आ रहे थे, क्योंकि थी तो वो एक माई, और एक माँ अपनी बेटी को ऐसे इस हालत में कैसे देख पाती। स्वाति एक बार रोहित को कहती है कि वो खुद को संभाले, लेकिन मानो जैसे रोहित के कानों में तो किसी की भी आवाज़ नहीं जा रही थी। अब स्वाति के कई बार पुकारने के बाद रोहित अपना होश फिर से संभालता है, और अब वो अनिका को उस हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागता है। जैसे ही स्वाति ने देखा कि रोहित अनिका को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है, तो एक बार फिर से अब स्वाति मल्होत्रा ने हेलीकॉप्टर को उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका कंट्रोल तो वहां पर स्वाति मल्होत्रा के हाथों में ही था। यहाँ पर रोहित मारवा के साथ मयूर गुलेरिया भी आया हुआ था। चिराग मेहता ने भी हॉस्पिटल में फ़ोन करके पहले से ही सारे इंतजाम कर दिए थे, ताकि अनिका को वहाँ पर तक पहुँचने में किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पर अनिका के इलाज में किसी भी तरह की कोई भी अड़चन ना आए। वो रोहित यहाँ पर अपना होश संभालता है, और वो अनिका को बार बार उठाने की कोशिश करता है। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाती है। अब यहाँ पर वहीं हॉस्पिटल में अभी तक डॉक्टर राजलक्ष्मी के वार्ड से बाहर नहीं आए थे, जिसके कारण सभी को घबराहट होने लगी थी कि तभी राजलक्ष्मी के वार्ड का दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पर राजलक्ष्मी के वार्ड का दरवाज़ा खुलते ही सभी के चेहरे पर बहुत ही बड़ी चिंता साफ साफ देखी जा सकती है थी। तभी करण गुलेरिया डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है? तभी राजलक्ष्मी, और बच्चा हाँ यहाँ पर ठीक तो है या नहीं? तभी डॉक्टर कहती है, बधाई हो आपको, एक पोता और एक पोती हुई है। ये सुनकर अब सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन ये मुस्कान कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। तब वहाँ पर करण गुलेरिया फिर से डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर राजलक्ष्मी मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक है या नहीं?
अब डॉक्टर एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे डॉक्टर यहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है। अब डॉक्टर को ऐसे चुप होते हुए देखकर अब सभी के चेहरे पर एक बहुत सारा ही कुछ सवाल आ चुके थे। अब वहाँ सबके चेहरे पर चिंता फिर से वापस आ गई थी। एक ही पल में राजलक्ष्मी का नाम आते ही सबके चेहरे की खुशी गायब हो गई थी। अब डॉक्टर कुछ पल रुक के फिर कहती है, वो अभी बेहोश है, उन्हें कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर तो मानो जैसे अब सभी का वहाँ पर नाचने का मन कर रहा था। तभी श्रेया आकाश को कहती है, आकाश जाओ और मिठाई ले आओ, क्योंकि अब तो यहाँ पर हमारे पास दोहरा दोहरा खुशी आ गई है। एक तो हमारे बच्चे का अभी तक नामकरण नहीं हुआ और इधर से मयूर गुलेरिया के भी दो बच्चे हुए हैं और साथ में अब राजलक्ष्मी भी ठीक है, इसलिए पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बांटो। यहाँ पर श्रेया की बात मानकर अब आकाश गुलेरिया भी मिठाई लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी के पास आ गया था कि तभी वहाँ एक के बाद 3-4 गाड़ियाँ आकर रुकी। इन गाड़ियों की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई सामने होता तो शायद आज उसका मरना तय था। आकाश एकदम से इतनी सारी गाड़ियों को इतनी स्पीड में देखकर एकदम से हैरान हो गया। आकाश को यहाँ पर कुछ भी सोच समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए तो आकाश ने सोचा कि यहाँ पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए आया होगा, इसलिए ही शायद इतनी गाड़ियाँ आई हैं। आकाश ये सोच ही रहा था कि ऐसा कौन गाड़ी चला सकता है, और वो भी इतनी बेफिक्री से कि उसमें से तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से मयूर गुलेरिया बाहर निकला। मयूर गुलेरिया यहाँ पर बहुत ही घबराया हुआ नजर आ रहा था। अब आकाश ने जैसे ही मयूर को देखा तो वह जल्दी से अब मयूर के पास आया और उससे पूछना चाहा कि तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। और अनिका का कुछ इससे पहले कि आकाश अपनी बात पूरी भी कर पाता, तभी आकाश की नज़र मयूर के पीछे वाली गाड़ी पर पड़ी। अब यहाँ पर आकाश आया तो मयूर से बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए था, लेकिन मयूर अपनी इतनी स्पीड में था कि आकाश यहाँ पर मयूर गुलेरिया से कोई भी बात नहीं कर पाता। और तब तक मयूर आगे के लिए निकल चुका था। मयूर यहाँ पर अभी आकाश को से बात करने के लिए मयूर गुलेरिया के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन तभी आकाश की नज़र पीछे वाली गाड़ी पर पड़ी। जब आकाश ने उस पीछे वाली गाड़ी की तरफ देखा तो उसमें से रोहित अनिका को अपनी गोद में लेकर उतर रहा था। अनिका की ऐसी हालत देखकर अब आकाश को कुछ भी समझ में नहीं आया। अब एकदम से आकाश की हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे काटो तो खून नहीं। रोहित के सारे कपड़े खून से लाल हो चुके थे और इधर अनिका के सिर से भी खून बहता ही जा रहा था। अभी तक अनिका का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आकाश ने जब अनिका की इस हालत को देखा तो आकाश अपनी जगह पर ही जम सा गया। उसकी तो पूरी सुध-बुध ही गायब हो चुकी थी। तभी वहाँ कुछ नर्स एकदम से स्ट्रेचर लेकर आई। अब क्योंकि चिराग मेहता ने यहाँ पहले ही फ़ोन करके डॉक्टर की पूरी ही टीम को ऑपरेशन थिएटर तैयार रखने के लिए बोल दिया था। यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल ही पहले से ही तैयार था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पेशेंट आएगा तो वो अपनी पूरी स्पीड के साथ उसके ट्रीटमेंट के लिए लग जाएंगे। और क्योंकि ये सब पहले ही चिराग मेहता ने अरेंज करा दिया था, इसलिए यहाँ पर अनिका के आने से पहले ही नर्स वहाँ पर स्ट्रेचर के साथ पहले से ही मौजूद थी। अभी आकाश गुलेरिया जैसे ही अनिका की ये हालत देखता है एक पल के लिए तो जम सा गया था, लेकिन अब वो बड़ी हिम्मत करके अब रोहित और अनिका की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि रोहित के सिर से तो बहुत ज़्यादा ही खून बह रहा था। अब वहाँ पर आकाश गुलेरिया रोहित से कुछ भी पूछता तो उसने देखा कि रोहित की आंखों से अभी भी पानी बहता ही जा रहा था। हालांकि यहाँ पर रोहित कुछ कह नहीं रहा था, इसलिए भी यहाँ पर आकाश गुलेरिया ने भी चुप रहना ही बेटर समझा। उसने सोचा कि अभी ये सही टाइम नहीं है, इसलिए मुझे कुछ पल के लिए इंतज़ार करना होगा, पहले अनिका का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आकाश भगवान को प्रे करता है कि आई होप कि अनिका ठीक हो, अनिका को कुछ भी नहीं हुआ हो। वो यहाँ पर प्रेयर करने के लिए लग जाता है।